हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास स्पेशल क्लास हमारी, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स हमारे पास आ चुके हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर साउंड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे खास बात ये कि आज की इस क्लास में ही हम इस चैप्टर को पूरा लर्न कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इजीएस्ट वे में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी टिक करते जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर साउंड। साउंड या ध्वनि जिसको कहा जाता है, कि ध्वनि जो है ये है क्या। तो साउंड जो है ये एक तरह की एनर्जी है जिसका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। और हमें पता कैसे चल रहा है, तो हमें इसके बारे में पता चल रहा है हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और वो ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन जो कि साउंड को डिटेक्ट करने के काम में आ रहा है, वो है हमारे कान या हमारा ईयर। कान जो कि जुड़े हुए हैं ब्रेन से, जिससे कि हमें ये समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति या जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीज का है या वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात तो साउंड या ध्वनि, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको जानते हैं। तो देखो साउंड क्या है। साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऊर्जा का रूप है which is produced by a vibrating object या थिंग, जो भी हो सकती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, पहली बात, ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, किसी माध्यम से होकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, और वो सेंस ऑर्गन यहाँ क्या होंगे, ईयर्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन किसकी, हमारी ज्ञानेंद्रियों की, जो कि क्या है, हमारा कान। तो यह ऊर्जा का एक रूप जो कि उत्पन्न किया जाता है किसी कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये गति करता है, ट्रेवल करता है। और किसी एक ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन जो कि हमारे कान है उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। पहली बात सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सबसे पहली बात तो ये वाइब्रेशन या कंपन क्या है। वाइब्रेशन तो देखो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन या कंपन। देखो टू एंड फ्रो यानी आगे और इधर वाला, बैक एंड फोर्थ पीछे और आगे वाला, ये जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। जैसे रबर बैंड को हाथ में पकड़ो और ऐसे करो, आपने पीछे की तरफ किया वो आगे जाएगा, कंपन करेगा। कई बार खेला होगा आपने कि किसी टाइट सरफेस पे उसको फंसा दो ना, तो ऐसे से करो, वाइब्रेशन की आवाज महसूस होती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की। तो देखो साउंड जो है ये अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, हमेशा कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड को प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम रबर बैंड ले सकते हैं, या फिर एक थाली में पानी भर लो, उसको स्थिर हो जाने दो, और जो थाली की सरफेस है उस पर चम्मच से स्ट्रक करो, बजाओ उसको, तो क्या होगा, आपको छोटी छोटी लहरें पानी में बनती हुई दिखाई देंगी। आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कई बार कर रखे होंगे। हमारी डेली लाइफ में हम कई चीजों को देखते हैं जिनके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। तबला बजाते हैं, ढोलक होती है हमारे घरों में, तो आपने कभी उसको छूकर देखा हो, तो जब वो उसको बजाते हैं तो वाइब्रेट करते हैं उसके वो पर्दे, जिनकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करें हमारी, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होता है, कंपन या वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स या जिसको कहा जाता है लैरिंग्स, ठीक है। ये जो लैरिंग्स होता है ये हमारी मदद करता है किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने में। अब ये वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जो है ये कहाँ पर है, हमारे विंड पाइप में है ना। तो हमारा जो विंड पाइप है उसके अंदर वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स उपस्थित होता है। जब हम बोलते हैं, है ना, तो इसके बीच में क्या होता है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना,
इसके बीच के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है ना, और इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। अब ये वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं, जब हम बोलते हैं तो विंड पाइप के अंदर जो हवा है उसकी वजह से क्या होता है, कंपन होता है, और इस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस इज नोन एज लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसको आपको लर्न करना है। तो जब हम बोलते हैं तो एयर जो होती है वो प्रेशर से रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। प्रेशर से जब एयर रिलीज होती है वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन जो है वो छोटी सी स्लिट है उसमें से होकर गुजरता है, और उसकी वजह से हमें जो भी हम बोल रहे हैं वो समझ में आ पाता है, और इस तरह हम बोल पाते हैं। चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि साउंड है क्या, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक हमारा जो बन रहा था कि मनुष्यों के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि हमारा जो गले का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, उसमें क्या क्या जो ऑर्गन है उसके अंदर क्या क्या चीजें और पाई जाती हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है कि क्या साउंड अपने आप ट्रेवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। यानी कि गति करने के लिए साउंड को कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ये जो माध्यम है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वैक्यूम नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूम के अंदर साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर। जैसे कि सॉलिड्स की हम बात करें, आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार अपनी क्लासरूम में किया होगा कि टेबल जो होती है ना, हमारी स्टडी टेबल क्लासरूम में, उसके ऊपर अगर हम अपना कान लगाकर हेड डाउन कर लेते हैं तो उसको थोड़ा सा हल्का सा भी टच करते हैं ना, तो हमको क्या होता है, वो जो हमारा हल्का सा नाखून अड़ रहा है उस टेबल पे, वो भी बहुत तेज सुनाई देता है। ये हो गया साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स। लिक्विड्स की बात करें तो पानी के अंदर भी, मान लो कोई बेल है ना, पूजा में हम वो बेल बजाते हैं, वो वाली घंटी वाली बेल, और उसको हमने पानी के अंदर रख के भी बजाया है ना, घंटी को घुमाया, तो हमें आवाज सुनाई देती है। भले ही उसकी इंटेंसिटी हवा की तुलना में क्या होती है, कम होती है, लेकिन फिर भी वो हमें सुनाई देती है। और इसी कारण से जो डॉल्फिन्स या जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसकी वजह से, लिक्विड्स के अंदर साउंड के ट्रेवल कर पाने की वजह से। और गैस, जैसे कि अब हम बोल ही रहे हैं, तो हमारे बीच में गैस ही तो है भाई। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है। तो हम ट्रेवल जो साउंड है हमारा, मान लीजिए कि दो लोग हम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ, सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, तो कहाँ से होकर वो साउंड जा रहा है, एयर के थ्रू ही तो जा पा रहा है। जब तक एयर नहीं होगी साउंड ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। तो साउंड जो है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बिना किसी माध्यम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन वैक्यूम या निर्वात जैसा कि कहाँ होता है, अंतरिक्ष के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर जो है साइन लैंग्वेज से ही बात की जाती है। जो बोलते हैं ना आपस में वो सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का मीडियम उपस्थित नहीं है, वैक्यूम है, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह तक, और हमें सुनाई नहीं देता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ कि साउंड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि हम जो है किस तरीके से सुन पाते हैं। अभी हमने ये तो देखा कि साउंड जो हमारे वॉइस बॉक्स से बन रहा है वो ट्रेवल करता है और पहुंचता है अगले व्यक्ति के कानों तक, और जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। और देखो साउंड के ट्रेवल करने की अगर एग्जांपल्स की आप बात करें तो एक जो पहले छोटे बच्चे जो थे वो खेला करते थे कि दो ये जो हमारे चाय वाले कप नहीं आते, वाटर, ये पेपर कप्स जिनको बोला जाता है, उनके अंदर ना एक स्ट्रिंग या धागा फंसाकर और थोड़ा थोड़ा दूर खड़े हो जाए ना, तो एक व्यक्ति उस एक कप में बोलता है तो दूसरे को थोड़ा सा तेज सुनाई देता है। क्यों?
क्योंकि वो एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके थ्रू साउंड जल्दी ट्रेवल कर पाता है। यानी कि हमको ये पता चलता है कि साउंड जो है इसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। अब हम हमारे कानों से कैसे सुन पाते हैं? तो देखो, हमारा जो कान होता है 3 पार्ट्स में बटा होता है ना। तो 3 पार्ट्स में जो बटा होता है, एक तो ये बाहर वाला है ना, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट जो होता है ना, उसके अंदर से नर्व्स निकलती हैं और जाती है कहाँ पर? हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन तक जब वो नर्व्स जाती हैं तो उनके ब्रेन तक जाने में साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। ये जब हम बोलते हैं तो साउंड वाइब्रेशन सबसे पहले जाकर टकराते हैं हमारे ईयर ड्रम से, कान का पर्दा जिसको कहा जाता है। अब ये जो ईयर ड्रम होता है ना, हमारी साउंड वेव्स होती हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं। ये वाइब्रेशंस आगे 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 भी ट्रेवल करके कहाँ पहुंचते हैं? हमारे ब्रेन तक। और जहां पर हमारा ब्रेन जो है वो हमें ये डिकोड करके देता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, जिसको कि हम समझ पाते हैं। तो हम देखो इस चीज का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये सारा काम हो जाता है, कि जैसे ही हम बोलते हैं विद इन मिली सेकेंड्स, है ना, सामने वाले व्यक्ति की बात हमारे समझ में आ जाती है। तो हो क्या रहा है कि बहुत जल्दी ये काम होता है। आगे से हमारा कान बड़ा होता है, यहाँ से इसका ईयर पिन जिसको बोलते हैं। तो ये जो आगे से फैला हुआ हिस्सा है, अगर ये नहीं हो तो भी तो सुनने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी, लेकिन ये क्या हेल्प कर रहा है कि आसपास की जो साउंड्स हैं उनको कैप्चर करने में मदद कर रहा है। और कहाँ पहुंचा रहा है? हमारे कान तक। कान तक जब ये साउंड पहुंचता है तो ईयर ड्रम से टकराने पर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये कहाँ पहुंचते हैं? धीरे 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 ट्रेवल करके हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन हमें ये समझाता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे पाते हैं। तो इस तरह हमारा कान जो है वो हमें सुनने में मदद करता है। लेकिन फिर भी हमें जो कान है हमारे, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नुकीली या पैनी चीज कभी भी इसमें नहीं डालनी चाहिए। तो ये तो बात हुई साउंड की। अब हम पता ये करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं शायद इसे हिंदी में। एम्पलीट्यूड क्या है देखो, तो एम्पलीट्यूड को नोट करो। मैक्सिमम डिस्टेंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी, वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लो। Maximum distance a vibrating particle moves from its middle position. Its middle position. हाँ, तो देखो जितनी अधिकतम दूरी कोई कंपन करता हुआ पार्टिकल अपनी मुख्य स्थिति से तय कर पाता है, उसका एम्पलीट्यूड या आयाम उतना ही ज्यादा होता है। ये कोई साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, एक तो ये है और एक ये है। तो बताओ एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इसकी तुलना में, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये तो हुई बात एम्पलीट्यूड की। अब ऑसिलेटरी मोशन को जानते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? कंपन जिसे कहा जाता है ना, ठीक है। तो देखो कि कोई भी चीज कंपन कर रही है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि मान लो ये धागा है, ये धागा आपने लिया और इस पर नीचे कोई पत्थर या कोई चीज आपने बांधी। इसको आपने क्या किया कि आप यहां ले आते हैं, ठीक है, यहां ले गए आप। अब यहां से आप इसको छोड़ते हैं, ठीक है। यहां से ये पहले इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, पहले तो है ना, और फिर वापस इधर आएगा और यहां से वापस यहां आएगा। तो यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा रहा है या यहां से वापस यहां आने का मतलब है ये क्या हो गया, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, ये जो साउंड होता है ना, ये मेनली डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी पर। किस तरीके से डिपेंड करता है ये देखो, फ्रीक्वेंसी को आप लिखेंगे आवृत्ति, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का और कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, इसकी यूनिट जरूर आएगी एग्जाम में। और क्या है इसकी यूनिट? हिंदी में आप लिखोगे हर्ट्ज और इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, और इसकी सिंबल ये बनाओगे आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। ये होता है हर्ट्ज, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां आया और वापस यहां गया। अगर नीचे अपनी कोई भारी चीज है जो इससे बांध रखी है धागे से, तो जल्दी जल्दी जाएगा, और हल्की चीज है तो समय ज्यादा लगेगा। तो जितने ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्रीक्वेंसी। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो ये है कि जो भी हम साउंड बोलते हैं, है ना, जो भी आवाज हमारे द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर। कैसे करती है वो अभी अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं। इनकी डेफिनेशन याद करनी ही करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद करनी है वो आपको ये याद करना है। एक तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट तो छोड़नी है ही नहीं, ये तो आने ही वाली है एग्जाम में, तो इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। तो इसकी जो यूनिट हो गई हर्ट्ज, हिंदी में आप हर्ट्ज लिख देंगे, इंग्लिश में HERTZ, और इसका जो सिंबल होगा वो H कैपिटल और Z स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करें कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर साउंड कैसे डिपेंड करता है। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से हमने दो तो देखो, हमें डायग्राम याद कर लेने हैं, ईयर का स्ट्रक्चर और हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसका डायग्राम याद कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन सारी याद करनी ही करनी है, और ये जो यूनिट्स हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कई तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि लेडीज की आवाज जो होती है वो तो तीखी होती है, पुरुषों की नहीं होती है। ड्रम की आवाज तेज आती है जबकि बांसुरी की आवाज मधुर आती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाता है कि साउंड का हम पता कैसे लगा सकते हैं, मतलब साउंड जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो अब जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस साउंड की, यानी कि आवाज का जो भारीपन है ना वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। तो देखो, लाउडनेस जो होती है ना ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी कि किसी वस्तु का लाउडनेस अगर दुगनी हो जाए तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 गुना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज्यादा लाउडनेस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एम्पलीट्यूड होगी। यानी कि हम ये कहें अगर कि एक तो ये बात करी हमने और एक ये बात करी, है ना, तो दोनों में से लाउड वॉइस कौन सी होगी? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी कि ये वाली आवाज जो होगी वो भारी होगी। तो ये आवाज होगी किसकी? मान लो ड्रम की है, तो ये वाली आवाज ड्रम की है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। इसकी वजह से ड्रम की आवाज भारी हो जाएगी, जबकि छोटी ढपली वगैरह की आवाज, ये वाली श्रिल साउंड होगा। श्रिल मतलब धीमा साउंड होगा, जबकि ये आवाज जो होगी वो कैसी होगी? लाउड वॉइस होगी। आपको ये याद रखना है कि लाउडनेस जो होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि एक को दुगना कर दिया जाए तो दूसरी कैसी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। अब लाउडनेस को नापा कैसे जाए?
तो देखो किसी भी ध्वनि की जो लाउडनेस होती है ना, उसको एक यूनिट के द्वारा डिफाइन किया जाता है और जिसे कहा जाता है डेसिबल। डेसिबल, ठीक है। ये जो डेसिबल है ना, ये हमें बताता है कि कोई साउंड तेज है या कम है। तो ये इकाई हो गई किसकी? लाउडनेस की। माना ये जाता है कि 80 डेसिबल से ज्यादा का जो साउंड है, इसको आपको लिखना ऐसे है डेसिबल में, डी कैपिटल नहीं आएगा, डी स्मॉल आएगा, बी कैपिटल आएगा। तो लाउडनेस की यूनिट है डेसिबल और इसको आप कैपिटल बी और स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। माना ये जाता है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 80 डेसिबल से ज्यादा का जो साउंड है वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। 80 डेसिबल तक की जो आवाज है उसको तो ध्वनिया साउंड कहा जाएगा और 80 डेसिबल से ज्यादा होते ही ये जो साउंड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये शोर की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एम्पलीट्यूड के बारे में। तो साउंड जो है ना, तो जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उस साउंड की लाउडनेस कम होगी और जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। अभी हमने बात की कि साउंड जो है वो लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस है या जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो कहती है ना, उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच साउंड होगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच साउंड होगा, यानी श्रिल, श्रिल यानी धीमी सी आवाज आने वाली है। एग्जाम्पल लें अगर, तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि क्या कारण है कि महिलाओं की आवाज तो तीखी होती है और पुरुषों की आवाज भारी होती है, या महिलाओं की तरह तीखी नहीं होती है, या फिर जैसे कि सीटी की आवाज जो होती है वो कानों में चुभती है जबकि ड्रम की नहीं चुभती है। तो वहां ये कारण आता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि हाई पिच है। हाई पिच का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ज्यादा है। तो हाई पिच साउंड जब होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, है ना। जबकि लो पिच साउंड अगर है तो ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, ठीक है। तो कारण ये कि बर्ड्स की आवाज हमें तीखी या चुभने वाली होती है ना, जबकि शेर की आवाज इतनी चुभती नहीं है, या महिलाओं की आवाज तेज होती है, पुरुषों की आवाज तेज तीखी उतनी नहीं होती, या बच्चों की आवाज जो है वो महिलाओं की तुलना में हल्की सुनाई देती है। तो उन सब का यही रीजन होता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ज्यादा है, गुजरने वाली फ्रीक्वेंसी, गुजरने वाले जो कंपन है उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो आवाज कई बार नहीं होता कि कानों में बहुत बुरी चुभती है, जैसे सीटी की आवाज होती है, तो वो हाई पिच साउंड होता है, तीखा तेज सुनाई देता है ना। और लो पिच साउंड क्या होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या होंगे? कम होंगे। तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एम्पलीट्यूड यानी ये दूरी जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी ही भारी होगी, है ना। और ये गुजरने वाले ऑसिलेशन की संख्या जितनी ज्यादा होगी आवाज उतनी ही तीखी होगी, ठीक है ना। तीखी या तीक्ष्ण जिसको कह सकते हैं ना, तीक्ष्ण वो होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी लाउडनेस से रिलेटेड। अब हम आगे बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की। नोट कर लिया, ठीक है। बस इतना ही है, आगे तो आप समझ लो, आराम से आंसर लिख सकते हो। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, पहले दो क्वेश्चन बताए आपको, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, एक क्वेश्चन ये तैयार होगा। ये नहीं आएगा तो ये वाला पूछ लिया जाएगा, ये नहीं आएगा तो ये वाला पूछ लिया जाएगा, ठीक है। डेसिबल आपसे यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। डिनोट इसको कैसे करना है ये ध्यान रख लो, ठीक है। कितनी ज्यादा ध्वनि शोर बन जाएगी? तो 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि शोर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं साउंड भी क्या है कि अलग अलग तरह का होता है। अब आपकी क्लास 8 के सिलेबस में जो साउंड है वो सिर्फ इतना है कि जो ह्यूमन ईयर है ना वो कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है ये ही हमारे कान सुन पाते हैं। तो इसको तो कहा जाता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल यानी कि जिसको भी हम सुन सकते हैं, श्रवण,
श्रवण कर सकते हैं जिसका, है ना। अब 20 हर्ट्ज से कम का साउंड भी होता है ना, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा का भी होता है। लेकिन हमारे जो मानव के कान हैं वो ना तो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड सुन पाते हैं और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का। तो ये हमारे लिए हो गया इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी इसको हम सुन नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। अब नॉर्मल बातचीत जब हम कर रहे हैं तो साउंड जो है वो 40, 50, 60, 70 डेसिबल तक होता है। 80 डेसिबल से ज्यादा जैसे ही साउंड हो जाएगा तो जो कानों को प्रिय लग रहा है वो तो ध्वनि है, लेकिन जो कानों को दुख दे रही है या हमारे सिर में दर्द कर रही है वो क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा। तो अप्रिय ध्वनि जो है वो क्या कहलाएगी, शोर कहलाएगी। अब ये जो शोर है ना, ये क्या कर रहा है, साउंड विच क्रिएट डिस्कम्फर्ट, यही होगा, साउंड विच क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड नॉइस। ठीक है। अब ये जो नॉइस है कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रही है। भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसी जगह कोई ढोल आधे एक घंटे तक बजाते जाएं, फ्लूट है वो सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत तेज वाइब्रेट करने वाला ड्रम जो है वो हमारे सिर में दर्द कर देगा। ठीक है ना। तो साउंड जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे उसे नॉइज कहा जाएगा। अब साउंड जो है, नॉइज जो है, इसको ज्यादा अगर जब हो रहा है तो इससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बात तो हेडेक, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है व्यक्तियों को, ठीक है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा जिसे कहा जाता है ना। तो अनिद्रा नामक रोग उनको हो जाता है। अनिद्रा मतलब उनको नींद नहीं आती है। ठीक है। और भी कई तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और अगर लंबे समय तक वो इस शोर के अंदर रहता है तो वो आदमी बहरा भी हो सकता है। ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, ज्यादा शोर से होने वाली ध्वनियों की, मतलब ज्यादा शोर से होने वाले नुकसानों की। अब इस साउंड को, जो ज्यादा साउंड है, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सभी जानते हैं कि पहली बात तो अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा काम हुआ है या शोर जैसा कोई काम है तो भी हम अपने पास पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं, है ना। तो एक क्या कहते हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहली बात तो अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार है या किसी के एग्जाम्स हैं, तो हमें अपने जो स्पीकर्स हैं या म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, उनकी आवाज कम रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पेड़ जो होते हैं ना, ये जो ज्यादा ध्वनि होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा तेज वो सुनाई नहीं देती है। तो ये जो सारे तरीके हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, साउंड को नॉइज में बदलने से रोक सकते हैं। और व्हीकल्स जो हैं उनके हॉर्न भी बिना बात नहीं बजाए जाने चाहिए। आपने देखा होगा कि कहीं पर हम ऐसे सेंचुरीज वगैरह में घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ रहता है कि बिना बात हॉर्न को ना बजाएं, क्योंकि वहां जो रहने वाले जानवर है उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो हम खुद भी ये कोशिश करें कि ना तो खुद परेशान हो नॉइज पोल्यूशन की वजह से, और ना ही किसी और को होने दें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से कि क्या क्या इसमें से आपको याद करना है। पहली बात तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये रहा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको याद करना है। ये ऑडिबल साउंड हमारा श्रवणीय है, जिसको कहेंगे ना ऑडिबल साउंड। ठीक है। स्ट्रक्चर आपने बना लिया ईयर का, एक बार याद कर लेना, हल्का सा पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है। साउंड की डेफिनेशन याद कर लो, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट याद कर लो। मीडियम चाहिए, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, सॉलिड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम, ये भी याद हो गया निर्वात में। तो बताओ चैप्टर में से कोई ऐसी चीज रही जो याद नहीं हो, सब याद हो गया। इसके अलावा ये हमने याद कर लिया, डेसिबल हमने याद कर लिया, नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के तरीके हमने याद कर लिए। बस यही तो है इस चैप्टर में। सारे क्वेश्चन हमारे साथ के साथ तैयार हो गए। क्लास अगर अच्छी चीज लग गई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैप्टर याद हो गया होगा, अगला चैप्टर जल्दी ही पढ़ेंगे। और बस इतनी सी छोटी सी क्लास में हमने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया। इसी तरह करते रहो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी।
और अच्छे एग्जाम्स, अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करो। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, याद भी हो जाएगा साथ के साथ विद इन हाफ एन आवर। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।